हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम नर्सिंग केयर प्लान देखने वाले हैं हेपेटाइटिस टॉपिक पे। और एक और बात मैं आपको बताती हूँ कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट अपने टॉपिक एनसीपी के या फिर केस स्टडी हेल्थ टॉक के आप मुझे कहते हो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे नर्सिंग केयर प्लान चाहिए या दूसरी रिक्वायरमेंट्स चाहिए। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि आप फॉर्मेट समझने की कोशिश करो। अगर आप फॉर्मेट समझ लेते हो तो आप किसी भी टॉपिक पे नर्सिंग केयर प्लान बना पाओगे, चाहे आपके कोई कोई भी टॉपिक हो। आप हेपेटाइटिस का ये एनसीपी देख लो और ये समझना है आपको कि आपका जो टॉपिक है उसका नर्सिंग केयर प्लान किस तरह बनेगा, क्योंकि फॉर्मेट तो एक जैसा ही रहता है नर्सिंग केयर प्लान्स का। तो वही आपको समझना होता है। जैसे कि सबसे पहले, चाहे आप रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बना रहे हो, कैंसर का बना रहे हो, हेपेटाइटिस का नहीं है टॉपिक, कैंसर का है, तो भी तो आप पेशेंट का डाटा लिखोगे इस तरह से जैसे इसमें दिया हुआ है। सब कुछ हमने लिखा है ना, ये आप देख सकते हो। सब कुछ पेशेंट के बारे में आप फाइल से लिख लो और उनसे थोड़ा पूछ कर लिख लो। डेट ऑफ एडमिशन, डिस्चार्ज आप लिख लो फाइल से। या फिर डिस्चार्ज आपके सामने नहीं हुआ है तो ये आपको लिखना है नॉट प्लान्ड। यहाँ आप लिख दो नॉट प्लान्ड। बाकी चीज़ें तो आसान होती हैं, फाइल से आप नोट कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट डाटा आप लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है। ये आप स्किप कर लो या लिख लो, ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं होती है, बट अपना अपना ही डाटा तो लिखना है आपको कि आपने कब केयर पेशेंट को दी, कब एंड करी, कितने दिन आपने नर्सिंग केयर पेशेंट को दी, बस ये लिखना है। फैमिली ट्री बनाना कोई मुश्किल नहीं होता है, ये आप बना लोगे। ये मेल होता है, ये फीमेल होता है, गोल करके फीमेल। और ये जो चौरस है, स्क्वायर है, ये मेल होता है। पेशेंट आप थोड़ा डिफरेंट रिप्रेजेंट कर लो, ये कुछ नहीं है, ये जो आप देख रहे हो ना कुछ नहीं, गलत है। कीज़ बता दो कि भाई हमने ये जो स्क्वायर है इसको मेल से रिप्रेजेंट किया है, ये हमने जो सर्कल है ये फीमेल है, और इस तरफ पेशेंट है हमारा। फिर आप नेक्स्ट देखो कि आपको पेशेंट का फैमिली मेम्बर्स का लिखना है। चाहे कोई भी आपका एनसीपी का टॉपिक हो, ये चीज़ें तो आप नहीं बदलोगे ना। इसमें फैमिली मेम्बर्स का नाम लिखोगे, एज, सेक्स, मैरिटल स्टेटस, ये चीज़ें आप उनके बारे में ही लिखना है कि हेल्थ स्टेटस ये है, ब्रीफ समरी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये लिखना भी ज़रूरी नहीं है, चाहे आप इतना ही लिखो, बस इतना इतना आप कर दो, इसको हटा दो, ठीक है। या फिर लिखना चाहते हो, अच्छा बनाना चाहते हो एनसीपी, तो बना लो। फिर पेशेंट की पर्सनल हिस्ट्री में उनका नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, ये आप लिखोगे। वो अल्कोहल लेते हैं कि नहीं। पर्सनल हिस्ट्री में उनसे कुछ भी आप पूछ सकते हो, आपको क्या पसंद है क्या नापसंद है। जैसे कि रीडिंग बुक्स किसी को पसंद होता है, किसी को कुकिंग पसंद होता है, बस ये बातें हमने लिख दी। ऑब्स्टेटिकल हिस्ट्री सिर्फ फीमेल की लिखोगे, मेल की तो ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फीमेल की, कि उनका एलएमपी लास्ट कब था, कितने बच्चे हैं, कब मैरिज हुई थी, कैसा फ्लो है, क्या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसा है, कितने दिनों का है, बस ये चीज़ें आपको लिखना होता है। कैसी डिलीवरी हुई थी, नॉर्मल हुई थी या फिर सिजेरियन हुई थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिलीवरी से संबंधित बाद में कॉम्प्लिकेशन कर देती हैं और उस वजह से भी पेशेंट बीमार हो जाते हैं। तो ये तो हेपेटाइटिस वाली बात नहीं है, और कोई डिसऑर्डर मान लो, ठीक है, तो ये हम करेंगे। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री भी आप पेशेंट से या उनके फैमिली मेम्बर से पूछोगे कि भाई आपके परिवार में कुछ मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, कम्युनिकेबल डिजीज़ की, मेंटल डिजीज़ की, मेटाबॉलिक, कुछ भी तरह की अगर डिजीज़ है तो आप लिखोगे, नहीं तो नॉट सिग्निफिकेंट ही हमको लिखना होता है। ये आपका कोई भी एनसीपी हो, इसी तरह से आपको लिखना है। अभी हमने इसमें हेपेटाइटिस से रिलेटेड तो कुछ लिखा नहीं है, आप देख ही सकते हो, खुद ही देख लो, सिर्फ डायग्नोस ही हेपेटाइटिस लिखा है। अब आती है हमारी मेन चीज़ कि प्रेजेंट पेशेंट को क्या तकलीफ़ है, मतलब कि अभी वर्तमान में पेशेंट की क्या स्थिति है, उसे क्या तकलीफ़ें हैं। तो हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम है, उनको लीवर की प्रॉब्लम है, जॉन्डिस जो बना रहे हो ना, अगर आप जॉन्डिस का एनसीपी बना रहे हो तो भी हेपेटाइटिस का आप बना सकते हो, चाहे जॉन्डिस में लिख लो ये सब, क्योंकि जॉन्डिस में भी यही सिम्टम होते हैं। उसको लॉस ऑफ एपेटाइट है, शिवरिंग हेडेक है, लो ग्रेड फीवर भी है, नोजिया क्या होता है पता होना चाहिए, उल्टी का मन, नोजिया, गिडीनेस है, चक्कर आते हैं, जनरल वीकनेस है, लो येलो कलर स्किन। तो जब हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम होती है और जॉन्डिस की प्रॉब्लम होती है तो पीला सा हो जाता है पेशेंट, आंखें भी जो होती है ना येलो सी हो जाती हैं। नेल्स देखोगे ना तो नेल्स भी येलो येलो दिखेंगे आपको। आपने ड्यूरेशन लिखनी है कि कितने दिनों से ये वाली प्रॉब्लम्स हैं, प्रीवियसली उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया है तो नो प्रीवियस ट्रीटमेंट, ओपीडी विजिट कब किया था, एंड कौन से हॉस्पिटल में किया था, क्या क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन हुई थी और क्या उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई थी, बस ये लिखोगे। अगर आपका पेशेंट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का है तो आप क्या लिखोगे, शॉर्टनेस ब्रेथ लिखोगे, डिज्निया लिखोगे, कफ्स, परसिस्टेंट कफ, या फिर स्पूटम, ब्लडी स्पूटम, इस तरह की चीज़ें लिखोगे ना। तो यही चीज़ें आपको बदलनी है, बाकी तो लगभग आपका एनसीपी सेम से बनता है। ये चीज़ आप अगर रेस्पिरेटरी वाला पेशेंट लिखोगे तो सेम बनाओगे, है ना। चाहे कैंसर का पेशेंट होगा तो भी यही होगा, बस ट्रीटमेंट बदल जाएगी, और लैब इन्वेस्टिगेशन तो सब में होता है, एक्सरे होता है।
अभी हमारा पेशेंट है हेपेटाइटिस का, उसको है हेपेटाइटिस की प्रॉब्लम, लीवर की प्रॉब्लम है या फिर जॉन्डिस की प्रॉब्लम है, तो फिर इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट हमको कराना पड़ता है, एसजीओटी पीटी कराते हैं हम, बिलिरुबिन देखते हैं, एल्बुमिन देखते हैं, प्रोटीन देखते हैं। अगर हमारा पेशेंट होता, मान लो फीवर का होता पेशेंट, या फिर होता टाइफाइड का, तो हम क्या देखते, टीएलसी डीएलसी वगैरह देख लेते ना, सीबीसी देखना होता है कि इन्फेक्शन तो नहीं है बॉडी में कहीं। लेकिन लीवर का पेशेंट है तो ये ओटीपीटी कराना, बिलिरुबिन कराना ज़रूरी हो जाता है। ये हमारे वैल्यूज़ हमने आगे लिख ली। ये चीज़ें आप कहाँ से लिखोगे, पेशेंट की फाइल से, उनके लैब इन्वेस्टिगेशन जो होते हैं वहाँ से। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर का पेशेंट है आपका, तो एक्सरे आपको ज़रूर लिखना है कि एक्सरे था, चेस्ट एक्सरे पेशेंट का हुआ है, अल्ट्रासाउंड हुआ है, कुछ भी हुआ है वो आप लिख दोगे। और टीएलसी डीएलसी हुआ है वो आपको लिखना है, या फिर उनका केएफटी हुआ है, कोई किडनी पेशेंट है कोई, है ना, रीनल डिसऑर्डर है तो उसका केएफटी टेस्ट होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ हमने ड्रग्स क्या दी उनको भाई, एक मल्टीविटामिन दी, एक सेफ्ट्रेक्सोन ली 52 रेंटेडिन, क्योंकि उनको हेपेटाइटिस है और लीवर की प्रॉब्लम है, लीवर में लीवर का डिसऑर्डर होता है, हेपेटाइटिस इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है कुछ इस तरह से, तो ली 52 और ये सब चीज़ें दे दी। उसकी डोज फ्रिक्वेंसी रूट एक्शन लिख लिया, है ना। फिजिकल एग्जामिनेशन भी सेम ही होता है सारे नर्सिंग केयर प्लान में, बस जिस डिसऑर्डर का आप एनसीपी बना रहे हो, जिस भी सिस्टम में प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो वहाँ के फिजिकल एग्जामिनेशन में आप थोड़ा आपको हेरा फेरी करनी होगी, ठीक है, मैनिपुलेशन करना है हल्का सा, बाकी नॉर्मल लिखो चीज़ें। अब पेशेंट को मान लो फ्रैक्चर हो गया है तो सब कुछ आप ठीक ही लिखोगे पेशेंट का, बस आप एक्सट्रीमिटीज़ में फ्रैक्चर हुआ है और उनको जहाँ जहाँ चोटें लगी है बस वो ही लिखना है आपको, है ना, कि भाई अब उनका लेग में कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पर आप लिखोगे, एक्सट्रीमिटीज़ का लिखोगे, रेंज ऑफ मोशन जो है वो नॉर्मल नहीं है। तो जैसे कि जनरल अपीयरेंस हम सबसे पहले लिखेंगे पेशेंट का, इसमें आप पेशेंट को ऑब्जर्व करके सारी चीज़ें लिखोगे, ओके। फिर नेक्स्ट मेंटल स्टेटस देखोगे, उनसे बातचीत करोगे कि भाई पेशेंट हमारा बातचीत ठीक से करे, कॉन्शियस ओरिएंटेड है या नहीं है। कई बार पेशेंट आपको मिलेगा लेकिन वो अनकॉन्शियस भी होते हैं पेशेंट, तो आप लिखोगे पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस डिसऑरिएंट, या फिर बस अनकॉन्शियस ही लिख सकते हो आप। हमारा पेशेंट कॉन्शियस था तो लिख दिया। पोस्चर देखोगे बॉडी का कैसा है, कहीं उनको कर्व्स तो नहीं है बॉडी में, जैसे कुबड़ नहीं हो जाता है, स्कॉलोसिस क्या बोलते हैं उसे, काइफोसिस वगैरह, तो इस तरह की प्रॉब्लम है तो लिखना है आपको। मूवमेंट, हाइट, वेट लिखना है पेशेंट का। फिर इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है, स्किन वाला, तो स्किन का कलर कैसा है, तो जैसे कि आपको पता है हमारा पेशेंट जॉन्डिस वाला है, उसको हेपेटाइटिस है, तो येलो स्किन है उसका, पेलर स्किन है ना। बाकी आप मॉइस्चर, टेम्परेचर, टेक्सचर, टर्गर, एडिमा सब कुछ लिखोगे, बाकी चीज़ें ठीक है। फिर देखो मैंने क्या बताया था, आँखों में होता है और नाखून में स्किन पीली हो जाती है, तो देखो यहाँ भी हमने लिख दिया है कि पेल इन कलर, उसका जो नाखून है वो भी पीले हो गए। हेयर स्कैल्प लिखना है, कुछ डैंड्रफ तो नहीं है, कुछ एक्जिमा वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सिर में हो नहीं जाती है खारिश वगैरह, कई बार पेशेंट को लाइसिस भी प्रेजेंट होती है, जुएँ जो होता है, तो वो भी आपको लिखना होता है। फेस लिखना है कैसा है, तो नॉर्मल है पर पीले रंग का है, पेल है। फिर आप लिखोगे उनकी आइज़ के बारे में सब कुछ, ठीक है, जितने भी आइज़ के पार्ट होते हैं अंदर से अंदर, ठीक है, स्क्लेरा है, प्यूपिल है, विजन है, तो उनके बारे में। फिर ईयर्स के बारे में आप लिखोगे। देन वैसे ही हम नोज़ के बारे में, माउथ के बारे में सब कुछ आपको नोट डाउन कर लेना है। ये चीज़ें आप अपने सभी एनसीपी में, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, ऐसा ही लिखोगे। कॉपी करने की आप ट्राई मत करो, खुद बनाने की ट्राई करो, ठीक है। आपको ध्यान नहीं देना है कि हमको तो बस कॉपी ही करना है और हम कमेंट करेंगे कि ये टॉपिक चाहिए और हम वो उतार लेंगे, ऐसा मत सोचो। खुद बनाने की कोशिश करोगे तो आपको सारे एनसीपी आप आराम से बना पाओगे, बस बुक होनी चाहिए आपके पास, और बुक की हेल्प से आप बहुत ही आराम से बना पाओगे। फिर हमने जैसे टंग, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन के बारे में सब लिख दिया। तो यहाँ पे क्या है कि हमने इसकी ब्रीथ साउंड भी वीजिंग कर दी, क्योंकि उन्हें थोड़ी सी ब्रीथिंग में, क्योंकि वो आंटी जो थी वो बूढ़ी सी थी तो उन्हें इसकी भी प्रॉब्लम थी, तो इसलिए हमने थोड़ा सा लिख दिया। बट ये चीज़ आप और किस में ऐड कर सकते हो, जैसे कि आपका पेशेंट अस्थमेटिक है और सीओपीडी है, उनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, तो भी आप वीजिंग लिखोगे। शॉर्टेस्ट ब्रेथ भी आप लिख सकते हो, ओके। नेक के बारे में आपको लिखना है। अब्डोमेन के बारे में आप क्या लिखोगे कि इंस्पेक्शन करना है आपको, ऑस्कल्टेट करना है कि बाउल साउंड प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो जैसे कि अगर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होगी ना, तो ऑस्कल्टेशन में आप क्या लिखोगे कि बाउल साउंड नॉट प्रेजेंट, इस तरह लिखना पड़ेगा आपको। कई बार होती नहीं है प्रेजेंट, जब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन वाला पेशेंट होता है ना, उसमें हम स्टेथो लगाते तो कुछ समझ नहीं आता कई बार,
और पैल्पेशन करोगे तो पैल्पेशन नॉर्मल, यानी ऐसे करके पैल्पेट करना है आपको कि कुछ नोड्यूल्स, कुछ लंप तो नहीं बन रहा है अंदर, कुछ गिल्टी जैसी नहीं होती, गांठ तो नहीं बन गई है, वो होता है। तो कैंसर पेशेंट में कई बार ऐसा हम पैल्पेट करने लगते हैं जब, तो ऐसा लगता है कि अरे देखो उनके पेट में कैसी चीज़ है ये। तो फिर वो अल्ट्रासाउंड या एक्सरे करा के, सीटी स्कैन वगैरह करा के वो चीज़ पता लगती है। तो आप समझ गए होंगे। या फिर कॉन्ट्रास्ट भी देते हैं, जैसे कि एमआरआई कराते हैं, सीटी स्कैन करते हैं तो एमआरआई कॉन्ट्रास्ट आपने सुना होगा। बाकी वो आप जब ड्यूटी करते हैं तो ज़्यादा समझ में आती है चीज़ें। परकशन फिंगर की मदद से की जाती है कि कुछ बॉडी फ्लूइड तो नहीं प्रेजेंट है, टैप करके ऐसे करके ना, यूँ करके ऐसे टैप करते हैं। तो वो आप सेपरेट वीडियो देखना फिज़िकल एग्जामिनेशन की, वो आपको क्लियर होंगी चीज़ें। फिर एक्सट्रीमिटीज़ का हमने लिख दिया कि उनका सब कुछ ठीक है, नो एनी क्लबिंग ऑफ फिंगर प्रेजेंट। तो क्लबिंग फिंगर्स भी एक प्रॉब्लम होती है फिंगर्स में, और मूवमेंट उनकी नॉर्मल है, नो एनी टाइप ऑफ अबनॉर्मेलिटी। तो ये आप अगर फ्रैक्चर का पेशेंट है आपका, या फिर कुछ अर्थराइटिस वगैरह है, तो ये आप मूवमेंट ऑफ जॉइंट का आपको थोड़ा हेरा फेरी करके गलत इसमें, मतलब बिल्कुल सही नहीं लिखना है कि नॉर्मल है, आपको लिखना है कि इसमें अब नॉर्मेलिटी है, और रेंज ऑफ मोशन भी अब नॉर्मल है उनका, बस ये सब कुछ। बट हमारा पेशेंट तो हेपेटाइटिस का है, वो चलते फिरते अच्छे से हैं, तो आपने हमने क्या लिखा कि ये ठीक है भाई, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद हमारा न्यूरोलॉजिकल टेस्ट आ गया, जिसमें कि रिफ्लेक्सेस वगैरह चीज़ें होती हैं, और टेस्ट फॉर सेंसेशन के लिए, ठीक है। फिर हमने नर्सिंग डायग्नोस क्या बना लिया कि पेशेंट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, क्योंकि हेपेटाइटिस है उनको और पेट दर्द की प्रॉब्लम इसमें हो सकती है पेशेंट में। फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट आपको यहाँ ऐड करना होगा, तो ये मैंने लिख दिया। अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न हो गया उनका, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस है क्योंकि नोजिया है, एनोरेक्सिया भी है इसलिए, रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। और नॉलेज डेफिसिट तो सारे आपके एनसीपी में सबसे बढ़िया डायग्नोस है। एंग्जाइटी भी लिख सकते हो ना। और अब हमने सभी डायग्नोस को अपने वन बाय वन करके एक्सप्लेन किया है, असेसमेंट की है, जिसमें कि सब्जेक्टिव डाटा जो पेशेंट हमसे बताएगा, ऑब्जेक्टिव डाटा क्या होता है जो सिस्टर या डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव डाटा आई ऑब्जर्व, मैंने ऑब्जर्व किया कि जो मेरा पेशेंट है उसे डिहाइड्रेशन हो गया है। तो पहला डायग्नोस हमारा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिट वाला हमने कर दिया है, ये भी यहाँ पे लिखा नहीं है। फिर हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया कि फ्लूइड वॉल्यूम को हमने नॉर्मल करना है, उसके लेवल को असेसमेंट पेशेंट का करना है, उसको डाइट देना है, हम मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट, वाटर देना है पेशेंट को, और आईवी फ्लूइड्स देने हैं। वही इम्प्लीमेंट कर दिया कि भाई जो जो हमने प्लान किया था वो सब कुछ हमने कर दिया। और लास्ट में हमने इवेल्युएशन किया कि जो फ्लूइड वॉल्यूम है उसका कुछ हद तक, अप टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक ठीक हो गया है। समझ गए। फिर हमारा नेक्स्ट डायग्नोसिस, जैसे कि पहला डायग्नोस था पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, ये मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में समझाया है। पेन रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन, इसमें हमने क्या देखा कि पेशेंट ने कहा कि उसे एब्डोमिन पेन है, और हमने ऑब्जर्व किया उसके फेशियल एक्सप्रेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन, अगर किसी को दर्द होता है तो आप चेहरा देखना उसका कैसा बन जाता है, दर्द में पेशेंट खुश तो रहेगा नहीं, तकलीफ होगी उसे, तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन भी आप ऑब्जर्व कीजिएगा। गोल हमने बनाना है टू रिलीव द पेन या टू रिड्यूस द पेन ऑफ पेशेंट। फिर हम उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, वो हमारा प्लान या फिर इंटरवेंशन होता है। समझ रहे हो ना आप कि इंटरवेंशन क्या है, कि कैसे हम उसे की दर्द को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो पोजीशन उसको ऐसी ही देनी है ताकि उसे दर्द ना हो, ठीक है। पेशेंट को जो पोजीशन ठीक लग रही है कि हाँ भाई मुझे इस पोजीशन में थोड़ा रिलैक्स मिल रहा है और मेरा दर्द भी कम हो रहा है, तो ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करनी, चाहे वो सुपाइन हो चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे हम वो सब डन करते रहेंगे। कंफर्टेबल डिवाइस भी देने उसको, अभी कुछ भी उसके पास नहीं होगा, उसे नीचे लेटा दो आप, तो फिर उसे तो डिस्कम्फर्ट ही होगा ना, उसे कुशन मिलना चाहिए, पिल्लो हो उसके पास, और वो हमने प्रोवाइड कर दिया। फिर डाइवर्शनल थेरेपी, कुछ उसे बातें बातें करनी है, या उसके फैमिली मेम्बर्स को बिठा देना साथ में कि गप्पे मारो, तो वो डाइवर्ट हो जाएगा, दर्द से उसका ध्यान हट जाएगा। फिर उसको अनाल्जेसिक भी देनी है, जो भी डॉक्टर ने दी हुई है भाई कि पैरासीटामोल उसको डिक्लोफेनिक लगा दो, तो आपको वो फिर उस हिसाब से देना है। तो हमने ये भी दे दी। फिर असेस द फेशियल एक्सप्रेशन, अब लास्ट में हमने देखना है कि अब पेशेंट कैसा दिख रहा है, फिर वो भी हमने असेस कर लिया। लास्ट में पेन इज़ रिड्यूस अप टू सम एक्सटेंट, ये आप लिख लो या फिर ये वाला भी लिख लो, ठीक है, कि पेन इज़ रिड्यूस्ड एज एविडेंस बाय अनाल्जेसिक गिवन टू द पेशेंट, की अनाल्जेसिक दी और पेशेंट का दर्द ठीक हो गया। तो ये आप चीज़ समझ गए होंगे। इस जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, उसी तरह आपके दूसरे वाले जो कोई भी डिसऑर्डर पे आपको मैम ने बोला है कि ये एनसी बनाओ, इसी तरह बनेंगे वो भी। रेस्पिरेटरी का होगा तो क्या बनेगा, इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस का बन जाएगा एक तो,
फिर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज वाला बन जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट डायग्नोस है वो अल्टर्ड स्लीपिंग पैटर्न रिलेटेड टू डिस्कम्फर्ट, एब्डोमेन पेन, हॉस्पिटलाइजेशन। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि पेशेंट को नींद नहीं आ रही क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसको पेट में दर्द है। पेशेंट ने ये सब कुछ हमें बताया कि उसको नींद नहीं आती, ये सब्जेक्टिव डाटा है, और हमने ऑब्जर्व किया कि भाई डिस्टर्ब हो चुका है हमारे पेशेंट का स्लीपिंग पैटर्न। पेशेंट ने पहले तो हमें बताया और हमने क्या ध्यान लगाया, क्या समझा कि उसका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, यही ऑब्जेक्टिव डाटा है। फिर गोल बनाया कि उसकी स्लीप को हमें इंप्रूव करना है। कैसे इंप्रूव करना है, उसकी स्लीपिंग पैटर्न को असेस करना है, रात को पेशेंट को देखना है कि उसे सो पा रहा है वो कि नहीं सो पा रहा है, और क्या डिस्टर्बेंस है, यही असेसमेंट होती है। समझिए आप। फिर उसको कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, ठीक है। पेशेंट अगर पोजीशन चेंज नहीं कर पा रहा है, कुछ उसे तकलीफ है, तो ऐसी पोजीशन प्रोवाइड करना है उसको किसी भी असिस्टेंस की मदद से कि वो ठीक से सो पाए। फिर से एनवायरनमेंट भी काम होना चाहिए। शोर होता है ना हॉस्पिटल में, तो आपको शोर को कंट्रोल कैसे करना है, सबको बोलना है कि भाई शोर मत करो, रात हो रही है, चुप रहो। तो ऐसा उसे एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि वो सो पाए। फिर उसको अवॉइड डे टाइम स्लीपिंग। अब पेशेंट को ये भी कहना है कि आप दिन में ना सो, दिन में ना सोने की कोशिश करो, और कुछ एक्टिविटी जैसे कि अखबार वगैरह पढ़ लिया और कुछ इधर उधर का देख लिया, कुछ उन्हें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करनी कि वो दिन में ना सोएं और रात को आराम से सो पाएँ, ताकि उनकी जो रात की नींद है वो इंटरफेरेंस ना हो। ये सब इम्प्लीमेंट किया और आपकी जो पेशेंट की स्लीपिंग पैटर्न थी इवैल्यूएशन में वो इम्प्रूव हो गई। ये हमको लिखना ही होता है, चाहे ना भी हो ना तो भी हमको लिखना तो चाहिए कि स्लीपिंग पैटर्न इम्प्रूव अप टू सम एक्सटेंट, बस ऐसा आप लिख लो। तो ये भी हो गया हमारा। फिर हमारा जो दूसरा डायग्नोस है, एक और है, वो है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू एनोरेक्सिया। तो उसे एनोरेक्सिया है, इसलिए उसका खाना पीना न्यूट्रिशनल पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है बिल्कुल। वो हमें इम्प्रूव करना है कि पेशेंट का जो न्यूट्रिशन पैटर्न डिस्टर्ब है वो कैसे हम इम्प्रूव करेंगे, वो हम इंटरवेंशन में डिसाइड करेंगे। वो मैंने इसके असेसमेंट तो बताई नहीं। असेसमेंट में आप क्या करोगे कि पेशेंट आपको बताएगा कि उनको भूख नहीं लग रही है, आई एम नॉट फीलिंग हंग्री फ्रॉम लास्ट 6-7 डेज। उसको 6-7 दिन से बिल्कुल भूख नहीं लग रही उसको। फिर हमने ये ऑब्जर्व किया कि उसको आई ऑब्जर्व पेशेंट न्यूट्रिशनल स्टेटस और लॉस ऑफ एपेटाइट। ये आपने ऑब्जर्व किया कि पेशेंट तो खाना नहीं खा रहा है, उसको एनोरेक्सिया है, उसे लॉस ऑफ एपेटाइट है। न्यूट्रिशनल स्टेटस आपने असेस पेशेंट का कर लिया, ठीक है। कैसे असेस कर लिया, उसे खाने में दिया ब्रेकफास्ट लंच डिनर। तो वो अगर जूठा छोड़ेगा, खाना पूरा नहीं खाएगा, 2 रोटी दी, आधी खाई उसने, एक खाई, तो आप देखोगे कि अच्छे से खाना नहीं खा रहा है। फिर उसको क्या करोगे आप कि उसको एक साथ 3-4 रोटियां नहीं दे देनी है, उसको बोलना है कि आपको भूख नहीं है कोई बात नहीं, आप 1 रोटी खा लो। फिर उसको थोड़ी देर बाद फिर से, यानी कि 1 घंटा या 2 घंटे बाद फिर से उसे एक ही रोटी देनी है। इससे उसकी भूख ठीक बनेगी, बैलेंस बन जाएगा, उसकी जो है हंगर है, एपेटाइट है, वो ठीक होने लगेगी धीरे धीरे। इसीलिए उसे को क्या हम बोलेंगे कि प्रोवाइड स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग टू द क्लाइंट। थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको चीज़ें दे दी, जैसे बिस्किट दे दिया, फिर थोड़ी देर आधे घंटे बाद उसको जूस दे दिया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इससे उसका न्यूट्रिशन पैटर्न इंप्रूव होने लगेगा, ठीक है। फिर लिक्विड डाइट देने की उसे कोशिश करनी है, ताकि उसका जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका है ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम ना हो, वीकनेस ना आए बॉडी में। और आईवी फ्लूइड तो उसको देना ही है, ठीक है, एज प्रिस्क्राइब बाय फिजिशियन। फिर न्यूट्रिशन पैटर्न इम्प्रूव्ड अप टू सम एक्सटेंट, ऐसा आप लिख लो। इसमें तो बड़ा है तो ये भी आप लिख सकते हो, नहीं तो मैंने जो बताया वो भी आप लिखो। तो ये हो गया हमारा एक और डायग्नोस एक्सप्लेन। लास्ट में नॉलेज डेफिसिट का डायग्नोस, मुझे नहीं लगता ये वाला चीज़ें समझाने की ज़रूरत है। ये तो आप खुद आप थोड़ा सा वीडियो को रोक कर पढ़ते हो तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सारी ही चीज़ें, क्योंकि ये डायग्नोस तो सभी एनसीपी में मैं आपको ऑलमोस्ट समझाती हूँ। तो ये देखो, इसमें उसकी नॉलेज डेफिसिट है, और हमने उसको हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ टीचिंग देके और उसकी डाउट्स क्लियर करके सारी उसकी नॉलेज को इम्प्रूव कर देना है। समझ गए ना आप ये? तो ये मैं नहीं समझा रही। इस वाले एनसीपी में नर्सेज नोट भी हैं, तो ये तो लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं होती है, पर हम लोग लिखते थे, मेरा एनसीपी पुराना है ना ये। तो ये देखो, नर्सेज नोट में हम लोग क्या करते थे, डेट डालते थे, वाइटल्स लिखते थे पेशेंट के, और उसकी मेडिकेशन कौन सी दी, किस टाइम दी, वो लिख लेते थे बस। यूरिन स्टूल पास किया, बाद में अपना साइन मारे, पेशेंट की कंडीशन लिख ली। उसी तरह ये है, सेम ही है, सारे के सारे नर्सेज नोट जो है वो सेम ही है। इस तरह हम लिखते थे नर्सेज नोट। तो ये भी अगर आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड करो, वरना सीधे ही आप लोग क्या करो कि क्या बोलते हैं उसे, हेल्थ एजुकेशन लिखो और आपका एनसीपी ख़त्म। ये देखो, ये है हमारी हेल्थ एजुकेशन, पेशेंट को देनी है। पेशेंट को बताना है कि भाई हेपेटाइटिस की जो प्रॉब्लम है
और किसी भी तरह की प्रॉब्लम है उसके लिए पर्सनल हाइजीन मेंटेन करो, ताकि आपकी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो, आपको कोई बीमारी ना हो। इसलिए पर्सनल हाइजीन कैसे होगा कि भाई हाथ धोने हैं, हैंड वॉश करना है खाने के पहले, और डेफिकेशन के बाद अच्छे से हैंड वॉश होना चाहिए आपका। न्यूट्रिशनल मेज़र, खाना खाओ और ऑयली फैटी फूड कम खाओ, ये सब बताना है। फॉलोअप करना है कि भाई रेगुलर मेडिसिन तो लेनी है और अपनी मर्ज़ी से नहीं लेनी है, ये मतलब हुआ इसका। फिर पेशेंट इवैल्यूएशन, इसमें क्या है कि पेशेंट की इवैल्यूएशन हमने करी कि हमारे पेशेंट का नाम ये है, एज 45 है, वो सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस से वो जूझ रहे हैं, और वो कोऑपरेटिव पेशेंट है। अगर पेशेंट नॉन कोऑपरेटिव है तो ये आप लिख सकते हो, वरना तो कोऑपरेटिव तो लिखना, ये पेशेंट की तारीफ़ें शुरू कर दो यहाँ पर बस आप। और बताना है कि कब वो एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, कैसी उनकी कंडीशन थी। माय पेशेंट इज़ सीरियस, ये भी लिख सकते हो आप कि नाउ पेशेंट जनरल कंडीशन इज़ फेयर। और लास्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कंडीशन ऑफ द पेशेंट इज़ सीरियस, ऐसे भी अगर आपका पेशेंट क्रिटिकल है तो। और वाइटल्स नॉर्मल हेल्दी, बाकी लास्ट पे अपनी इवैल्यूएशन दे देनी है आपको, और कुछ नहीं करना है। और फिर हम लोग बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, तो ये बुक्स के नेम है जहाँ से हमने बनाया है। तो इसी तरह आपके सभी एनसीपी बनेंगे। आप ये बात याद रखना कि सारे एनसीपी इसी तरह बनेंगे आपके, कोई हेपेटाइटिस का एनसीपी इस तरह नहीं बनेगा। सब आप फॉर्मेट देखो और उसके बेस पे बनाओ, पेशेंट की कौन सी दवाई चल रही है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, यही बदलना है आपको। फिजिकल एग्जामिनेशन सेम बनेगा, जिस जो पेशेंट को प्रॉब्लम है, जिस सिस्टम से रिलेटेड उसे डिजीज़ है, वो वाला सिस्टम फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको थोड़ा चेंज करना होता है, और पेशेंट की प्रॉब्लम उसमें ऐड करनी होती है फिजिकल एग्जामिनेशन में। बाकी चीज़ें, ईयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल ही आप लिखोगे, नोज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल ही लिखोगे, आइज़ की प्रॉब्लम है पेशेंट को तो आइज़ में ही आप लिखोगे ना। अब कंजक्टिवाइटिस है पेशेंट को तो आप क्या लिखोगे कि रेडनेस प्रेजेंट इन द आइज़। ऐसे ही आपका सारे के सारे एनसीपीज बनेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।